केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की तरफ से जारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है कुछ दिनों बाद, तो उसके जो संबंधित जो पाठ्य सामग्री है उसके बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। तो जो बोर्ड का पैटर्न है सामाजिक विज्ञान का, उसमें आपका जो बुक है वो 4 पार्टों में बांटी हुई है। जैसे इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान है, अर्थव्यवस्था के लिए यानी अर्थशास्त्र है, उसके अलावा ज्योग्राफी भूगोल वाला पार्ट है, और उसके अलावा रोड सेफ्टी भी जुड़ी हुई है, सड़क सुरक्षा, और एक स्वच्छता वाला लेसन है। तो जो इतिहास वाला जो चैप्टर हैं आपके 1 से लेकर 4 चैप्टर हैं वो आपके 20 नंबर के हैं। उसके बाद 5 से 7 जो लेसन है वो राजनीति विज्ञान के, वो भी आपके 20 नंबर के हैं। और लेसन नंबर 8 से लेसन नंबर 13 जो कि ज्योग्राफी या भूगोल के जो लेसन हैं वो हमारे टोटल 18 नंबर के हैं। और लेसन नंबर 14 से लेकर 18 तक इकोनॉमिक्स वाले जो लेसन है, अर्थशास्त्र वाले लेसन है, वो भी 18 नंबर के हैं। उसके अलावा सड़क सुरक्षा 2 नंबर और 2 नंबर की हमारे स्वच्छता वाला लेसन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास का जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, यानी स्वर्णिम भारत चैप्टर नंबर 1, दूसरा संघर्षकालीन भारत चैप्टर नंबर 2, तीसरा अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और पतन, ये चैप्टर नंबर आपका 3 हो गया। और चैप्टर नंबर 4 जो जिसमें विश्व का इतिहास जुड़ा हुआ है, तो ये चारों लेसन मिलाकर आपके 20 नंबर के हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे लेसन नंबर 1 की बात करेंगे स्वर्णिम भारत की। इस लेसन में से आपके 1 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आएगा अति लघुरात्मक टाइप का, और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके 4 नंबर का एक निबंधात्मक क्वेश्चन। उसके अलावा दूसरे चैप्टर की हम बात करें संघर्षकालीन भारत की, तो वहाँ से भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन। उसके बाद लेसन नंबर 3 जहाँ से आपका एक निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, जिसमें अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा। और चौथा क्वेश्चन जो विश्व का इतिहास है उसमें से एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लेसन नंबर 1 की, स्वर्णिम भारत की। तो स्वर्णिम भारत की जो शुरुआत होती है, इसमें हम इतिहास पढ़ेंगे शुरुआत से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से जो इतिहास हमारा चालू हुआ है वहाँ से लेकर 1206 ईस्वी तक, यानी 1206 ईस्वी में जो सल्तनत काल आया है वहाँ तक इसी इतिहास की अध्ययन करेंगे हम लेसन नंबर 1 में। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है, जो कि महाजनपद काल है। तो महाजनपद काल का जो उल्लेख मिलता है हमको वो मिलता है अंगुत्तर निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? अंग, मगध, काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, उसके अलावा मत्स्य, सूरसेन, मल्ल, चेदी, वत्स और कुरु, ये 16 महाजनपद होते हैं। और 16 महाजनपद का मतलब है ये 16 राज्यों में पूरा भारत बटा हुआ था। जो सबसे दक्षिण का जो महाजनपद था वो था अवंती राज्य, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश कहलाता है। उधर अफगानिस्तान में गांधार और कंबोज थे। और मध्य जो देश है, मध्य देश का मतलब जो बीच वाला है जो भारत है, उसमें हमारे छोटे छोटे राज्य फैले हुए थे, महाजनपद फैले हुए थे। जैसे मगध फैला हुआ था जो कि बिहार में फैला हुआ था। उसके अलावा काशी फैला हुआ था, वाराणसी जिसकी राजधानी थी। उसके अलावा कन्नौज की राजधानी थी। और उसके अलावा मत्स्य राजस्थान में फैला हुआ था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन जो राज्य था उसकी राजधानी मथुरा थी। उसके अलावा अब राजस्थान के जो जनपदों की बात करें तो राजस्थान में भी 4 जनपद थे उस समय, सिवी, जांगल प्रदेश, मत्स्य और सूरसेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जांगल प्रदेश की। तो जांगल प्रदेश था जो जोधपुर और बीकानेर जिले में फैला हुआ था। इसकी जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर, जो कि वर्तमान में नागौर के नाम से जानी जाती है। दूसरा महाजनपद की हम बात करेंगे राजस्थान के की, वो है सिवी। तो सिवी जो जनपद था वो फैला हुआ था दक्षिणी राजस्थान में, जिसकी राजधानी नगरी थी। और जो चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो इलाका है उसमें ये सिवी जनपद फैला हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरे जनपद की, जो कि मत्स्य जनपद था। तो मत्स्य जनपद जयपुर जिला, अलवर जिला और भरतपुर जिला और करौली जिले में फैला हुआ था। इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर, जो कि जयपुर में वर्तमान में स्थित है एक कस्बे के रूप में।
तो विराटनगर या वैराट के नाम से वो जानी जाती है। महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है मत्स्य जनपद का। उसके बाद चौथा जो जनपद है वो है सूरसेन जनपद। तो सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो थी मथुरा, और इसमें जो क्षेत्र लगता था वो ब्रज का जो क्षेत्र है, भरतपुर, मथुरा, ये जो ज़िले हैं, धौलपुर ज़िला है, ये इस क्षेत्र में आते थे। उसके बाद महाजनपद काल के बाद यानी 325 ईस्वी ईसा पूर्व तक ये समाप्त हो जाता है। और उसके बाद भारत में एक शक्तिशाली, क्या कह सकते हैं, एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, मगध राज का। तो मगध राज की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले शुरुआत होती है हर्यक वंश से, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हर्यक वंश की, जिसका जो शासक था बिंबिसार था, उसने हर्यक वंश की स्थापना की थी, वो सिलेबस में नहीं है तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो मौर्य साम्राज्य दे रखा है सबसे पहले मगध का राजा के रूप में। तो मौर्य साम्राज्य का जो पहला शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में राजा बनते हैं। और उससे पहले हम थोड़े बात करें तो 325 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर एक विदेशी आक्रमणकारी जिसका नाम सिकंदर था, उन्होंने आक्रमण किया था, जिसकी वजह से भारत उस समय छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो उनके आक्रमण को सहन नहीं कर पाया, राज्य आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तो उस समय मगध पर जो शासन कर रहा था वो नंदवंश का राजा था, घनानंद। तो घनानंद के अत्याचारों से पीड़ित थी जनता मगध की। तो क्या नाम है इनका, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके, उनकी हत्या करके मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये 322 ईसा पूर्व मगध का राजा बनने के बाद। और मगध की जो राजगद्दी इन्होंने हासिल की थी वो चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से की थी। इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, कौटिल्य का। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उनके और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की पराजय होती है और सेल्यूकस निकेटर और इनके बीच में एक संधि हो जाती है। तो जिसके तहत सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य उपहार स्वरूप इनको हाथी भेंट करते हैं, 500 हाथी भेंट करते हैं सेल्यूकस निकेटर को। उसके अलावा सेल्यूकस निकेटर इनके दरबार में एक राजदूत भेजता है जिसका नाम है मेगास्थनीज, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक में उस मौर्य साम्राज्य का वर्णन भी मिलता है, तत्कालीन मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है, समाज का वर्णन मिलता है, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, उसका वर्णन मिलता है। तो उसके 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले ये जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं। श्रवण बेलगोला एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो इनका पुत्र है बिंदुसार, वो राजा बनता है 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में इनके राजा बनने के बाद, बिंदुसार के राजा बनने के बाद, बिंदुसार के दरबार में 2 कह सकते हैं राजदूत आते हैं। एक आता है सीरिया से और एक आता है मिस्र से। मिस्र का जो राजा है वो भेजता है फिलाडेल्फस को, और सीरिया का जो शासक था वो भेजता है डायनीसियस को। 2 दरबार आते हैं, वो 2 राजदूत आते हैं इनके दरबार में, एक डायमेकस और एक डायनीसियस। उसके बाद हम बात करेंगे अशोक की। तो जो बिंदुसार की मृत्यु होती है वो होती है 273 ईसा पूर्व में। 273 ईसा पूर्व में मृत्यु होने के बाद बिंदुसार के पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, और उस उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक की विजय होती है। अशोक अपने भाइयों की हत्या करके राजा बनता है, और 269 ईसा पूर्व में वो अपना राज्याभिषेक कराता है। तो अशोक का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 273 ईसा पूर्व से लेकर 235 ईसा पूर्व तक, जबकि इसका राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक एक राज्य है कलिंग, जिसे वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आक्रमण करता है। लेकिन उसी युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं। उस युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। अशोक कभी युद्ध न करने की कसम खाता है और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, या बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। उसके अलावा इनके अशोक के अभिलेखों में इनके एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें उन्होंने श्रीलंका का जो राजा था तिस उनके दरबार में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। इनका जो उपाधि मिलती है वो देवनाम पियदस्सी ये मिलती है अशोक की। उसके अलावा अशोक ने अभिलेख भी उत्कीर्ण कराए थे, जो कि इनके जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं,
लेकिन 2 अभिलेख साबासगढ़ी और मनसिरा, ये 2 अभिलेख इनके खरोष्टी लिपि में भी मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने धम्मामात्रों की नियुक्ति की। धम्मामात्र एक तरह के अधिकारी होते थे जो कि तीर्थ यात्रा कराने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती थी और धम्म यात्रा कराई जाती थी, यानी बौद्ध स्थानों का जो भ्रमण होता था उसे धम्म यात्रा बोला जाता। एक इन्होंने धम्म आदर्श का प्रतिपादन किया। धम्म का मतलब होता है कि मनुष्य के नैतिक उत्थान के लिए जिन आदर्शों को प्रतिपादन किया इन्होंने वो कहलाते हैं धम्म। इसके अलावा ये धम्म कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सुंग वंश की। तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक है बृहद्रथ, उनकी हत्या करके उनका जो सेनापति था पुष्यमित्र सुंग, उसने सुंग वंश की स्थापना की। 185 ईसा पूर्व से इसका समय माना जाता है। सुंग वंश के बाद जो समय आता है वो आता है सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश दक्षिण भारत में स्थित एक राजवंश था, महाराष्ट्र के आसपास, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच जो गोदावरी नदी है वहाँ पर स्थित हुआ था। इस राज्य की स्थापना की थी सिमुक नामक एक शासक ने 70 ईसा पूर्व। उसके बाद भारत का जो स्वर्णिम काल कहलाता है वो कहलाता है गुप्त काल। तो गुप्त काल की हम बात करते हैं तो गुप्त काल की जो स्थापना हुई है वो हुई है 275 ईस्वी में, 275 ईस्वी में, और वो स्थापना की गई है श्रीगुप्त के द्वारा। इस वंश का जो वास्तविक शासक माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो राजा बना था वो बना था 319 की मिलता है कई जगह 320 भी मिलता है। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इन्होंने एक संवत भी चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। इनका विवाह हुआ था कुमार देवी के साथ। इनका जो पुत्र था उसका नाम समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राजा बनता है 335 ईस्वी में और वो राजा रहता है 375 ईस्वी तक। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त। उनको जो दरबारी हैं हरिशैन, उन्होंने एक अभिलेख उत्कीर्ण कराया है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद हम बात करेंगे उनके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कई नाम मिलते हैं, जैसे देवराज मिलता है, देवगुप्त मिलता है। इनका विवाह हुआ था दुर्ग देवी के साथ और एक नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा। इनकी पुत्री थी प्रभा देवी गुप्त, जिसका विवाह इन्होंने वाकटक राजा रुद्रसेन से किया। इनके दरबार में 9 दरबारी थे जो नवरत्नों के नाम से जाना जाता था। इनके दरबार में एक चीनी यात्री भी आए थे, फाइयान। उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद हम बात करते हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराई है, नालंदा विश्वविद्यालय की। इनका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। उसके बाद कुमारगुप्त के बाद बात करें हम स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 455 से 467 ईस्वी तक। इनके समय हुणों ने आक्रमण किया था, मलेच्छ बोले जाता है, उन्होंने आक्रमण किया था और उस आक्रमण का इन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया। गुप्त वंश हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं वर्धन वंश की। वर्धन वंश का जो संस्थापक है वो पुष्यभीति नामक एक शासक हुआ है, उन्होंने किया है। और इसके जो 3 महत्वपूर्ण शासक हैं वो हैं प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन और राजवर्धन। प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन और राजवर्धन के पिता थे। ये एक इनकी बहन थी राजश्री। 600 ईस्वी में राजवर्धन सिंहासन पर बैठते, थानेश्वर इनकी राजधानी थी। थानेश्वर की गद्दी पर बैठते 606 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, हत्या की जाती है। एक गौड़ राजा है शशांक, उनके द्वारा। उसके बाद हर्षवर्धन गद्दी संभालते हैं 606 ईस्वी में और 647 ईस्वी तक राज करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसी में 620 ईस्वी में हर्षवर्धन का एक युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय के साथ, जो कि एक चालुक्य वंश का राजा है, वातापी का चालुक्य, जिसमें नर्मदा नदी के तट पर इनका युद्ध होता है और इनकी हार होती है। इनके दरबार में एक दरबारी कवि भी थे, बाणभट्ट, जिन्होंने कादम्बरी जैसी रचनाएं लिखी। हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री भी आते हैं, उनका नाम था हेनस्वान, जिन्होंने उनके दरबार का वर्णन किया है या उनके साम्राज्य का वर्णन किया है। इनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वर्धन वंश की समाप्ति यहीं पर हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्धन वंश के बाद जो छोटे छोटे राज्य बन गए थे, जैसे पाल वंश बन गया था, प्रतिहार वंश बन गया था और राष्ट्रकूट वंश बन गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाल वंश। इसके बाद आता है पाल वंश। पाल वंश की जो स्थापना हुई है वो बंगाल राज्य में हुई है और इस वंश की जो संस्थापक थे वो थे गोपाल, जिन्होंने 750 ईस्वी में इसकी स्थापना की। इसके अन्य प्रमुख शासक देवपाल, महिपाल और धर्मपाल थे। धर्मपाल जो शासक थे उन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है, प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इस वंश के जो राजा थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद हम दूसरे वंश की बात करते हैं, वो है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की है वो की है दंतिदुर्ग
नामक शासक ने, और ये स्थापना की है महाराष्ट्र के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें। तो जो राष्ट्रकूट वंश है उसका एक शासक हुआ है अमोघ वर्ष, जिसकी गणना उसके समय एक अरब यात्री आया था सुलेमान, उसने विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है और उन्होंने लगभग 64 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासन है ये राजस्थान और गुजरात क्षेत्र पर था और इस वंश की स्थापना की थी नागभट्ट ने 725 ईस्वी में। इस वंश के अन्य राजा जैसे नागभट्ट द्वितीय था, वत्सराज था, और एक जो राजा हुआ है इसका एक कमज़ोर शासक हुआ था राजपाल। जब महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, अरबों ने यानी आक्रमण किया भारत पर, उस समय जो शासन कर रहा था गुर्जर प्रतिहार वंश का वो कर रहा था राजपाल। तो महमूद गजनवी जब हमला करता है तो ये अपने राज को छोड़कर भाग जाता है। तो उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का जो राजा था वो था राजपाल। इस वंश के बाद की बात करते हैं हम तो दक्षिण भारत की तरफ निकलते हैं। तो दक्षिण भारत में जो सबसे पहले राजवंश आता है वो आता है चोल राज। उसके बाद करते हैं हम बात चोल राजवंश की। तो चोल राजवंश है जो जिसका उदय लगभग 100 ईस्वी में हुआ था। इसका एक प्रमुख शासक था करिकाल। करिकाल के समय इसकी जो राजधानी थी वो उरियूर थी, जिसे बाद में ये स्थानांतरित करके इन्होंने कावेरीपत्तनम को अपनी राजधानी बना लिया। इसका जो सबसे एक महान शासक हुआ है वो हुआ है राजराज प्रथम, जिसने मद्रास, कुर्ग वगैरह को जीतकर ये दक्षिण भारत का एकमात्र या एक छत्र सम्राट बन गया था। उसके बाद जो शक्तिशाली शासक आता है वो आता है राजेंद्र प्रथम, जिसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। उसने कई द्वीपों को जीता, मर्तमान, अंडमान निकोबार, इन द्वीप समूहों को जीतकर वो उसने अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर जीता और राजा धीराज की उपाधि धारण की। और उसका जो शासन, जो उसका साम्राज्य है वो गंगा नदी तक फैल गया था। उसके बाद हम बात करते हैं चोल प्रशासन की। तो चोल प्रशासन को 6 भागों में बांटा गया था, जो कि कोट्टम, सबसे पहले मंडल थे, मंडल के नीचे कोट्टम थे, कोट्टम के नीचे नाडु, नाडु के नीचे कुर्रम और कुर्रम के नीचे गांव थे। तो गांव जो इकाई होती थी वो सबसे छोटी इकाई होती थी और सबसे बड़ी इकाई जो होती थी वो होती मंडल, और मंडल कुल चोल साम्राज्य में 6 थे। उसके बाद हम बात करते हैं चोलकालीन समाज की। तो चोलकालीन समाज के चोल जो राजा थे वो भगवान शिव के उपासक थे। उसके बाद हम आते हैं कुषाण वंश पे। कुषाण जो जाति है ये एक विदेशी जाति थी, जैसे शक है, हूण है, इसी तरह कुषाण भी। कुषाणों के कई शासक हुए जैसे विमकड़फिशस प्रथम, विमकड़फिशस द्वितीय। जो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक था वो था कनिष्क। कनिष्क का जो समय माना जाता है वो करीब 75 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कनिष्क की कई मूर्तियाँ मिलती हैं, जिनमें जैसे एक मूर्ति मिली है मथुरा में जिसमें उन्होंने घुटनों तक चोगा पहना हुआ है। उसके अलावा एक तांबे के सिक्के पर इन्हें बलि देते हुए दिखाया गया है। कुषाण के समय ही एक संवत चला है 78 ईस्वी में, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। इनकी 2 राजधानियाँ थी, एक मथुरा और एक पुरुषपुर, जिसे पेशावर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर। तो पार्ट नंबर 2 की शुरुआत होती है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1757 तक होती है, प्लासी के युद्ध तक। तो 1206 में जो सल्तनत काल की जो शुरुआत होती है, सल्तनत काल का जो समय माना जाता है 1206 से 1526 तक, जबकि मुगल साम्राज्य अस्तित्व में आया था उससे पहले तक। तो सबसे पहला वंश गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो ये वंश है गुलाम वंश, इस वंश के बाद जो वंश आता है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की जो स्थापना हुई है वो 1290 ईस्वी में हुई है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी का जो दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, उसने 1296 में अपने चाचा या जो शासक है जलालुद्दीन खिलजी, उसकी हत्या करके वो शासक बन गया अलाउद्दीन खिलजी। और 1296 ईस्वी में शासक बनने के बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे 1301 ईस्वी में उसने रणथंबोर पर आक्रमण किया और रणथंबोर पर भी उसने विजय प्राप्त की। 1303 ईस्वी में उसने एक किला बनवाया जिसे अलाई किला के नाम से जाना जाता है। इसे अमीर खुसरो ने इसे विश्व का सुल्तान नाम की संज्ञा भी दी है और इनका जो सेनापति था वो मलिक काफूर था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की जो
मृत्यु होती है वो होती है 1316 ईस्वी में। उसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी हैं खिलजी वंश की, वो कमज़ोर शासक साबित होते हैं। उसके बाद हम बात करें मुगल साम्राज्य की। इसके बाद जो सैयद वंश आएगा, खिलजी वंश के बाद सैयद वंश, और उसके बाद लोधी वंश। और लोधी वंश का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी, उसकी हत्या करके बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, वो 1526 ईस्वी में भारत का राजा बन जाएगा। 1526 ईस्वी में दिल्ली का जो शासक बनता है वो बनता है बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतकर 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में एक युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध। उसके बाद 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में एक युद्ध होता है, वो है खानवा का युद्ध। 1528 जिसमें चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें चंदेरी के जो शासक है मेदिनी रॉय और बाबर के बीच में युद्ध होता है। उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी होते हैं। और 1530 दिसंबर 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके जो पुत्र हैं हुमायूं, वो शासक बनते हैं। हुमायूं के अलावा इनके 3 भाई और थे, हिंदाल, कामरान, उनको भी शासन बांट दिया जाता है। हुमायूं एक कमज़ोर शासक था। जब अब एक अफगान शासक हुआ है शेरशाह सूरी, वो इनको परास्त करता है, पहले चौसा के युद्ध में और फिर बिलग्राम के युद्ध में 1539 और 1540 में। और दिल्ली की सत्ता पर जो कब्जा हो जाता है वो हो जाता है शेरशाह सूरी का। लेकिन शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1544 ईस्वी में। उसके बाद अकबर 1556 ईस्वी में दोबारा मुगल साम्राज्य का संस्थापक वो राजा बनता है 1556 में, पानीपत के दूसरे युद्ध को जीतने के बाद। और वो युद्ध जीतता है अफगान शासक हिमू से। और इनका जो शासन चलता है वो चलता है 1605 तक। इसके दौरान ये फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाते हैं। 1581 में एक नई धर्म की स्थापना करते हैं, दीन इलाही की। उसके अलावा ये राजपूत शासकों को अपने मित्रता या वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपना बना लेते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते। उसके बाद 1599 ईस्वी में इनके पुत्र जो सलीम था, जो कि बाकी बाद में जहांगीर के नाम से राजा बनता है, वो इनके खिलाफ विद्रोह करता है। और इनके जो एक दरबारी हैं, नवरत्नों में शामिल थे, अब्दुल रहीम, उनकी हत्या कर देता है। तो 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद इनका पुत्र जहांगीर राजा बनता है। जहांगीर पर उनकी पत्नी मेहरुन्निसा, जो कि बाद में नूरजहां का उपाधि धारण करती है, नूरजहां नाम से महारानी बनती है इनकी, तो उनका ज़्यादा प्रभाव था। जो सारा शासन चलाया जाता था वो नूरजहां के द्वारा चलाया जाता था। इनका शासन चलता है 1628 ईस्वी तक। 1628 ईस्वी में इनका जो पुत्र है खुर्रम, वो शाहजहां के नाम से राजा बनता है, जिसका जो शासन चलता है 1658 ईस्वी तक। 1658 ईस्वी में इनका जो पुत्र था औरंगजेब, वो उनको कैद कर लेता है और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा अपने 3 भाइयों की हत्या करके औरंगजेब 1658 ईस्वी में राजा बनता है। और उत्तराधिकार का एक युद्ध हुआ है, जिसे धर्मत का युद्ध माना जाता है, धर्मत का युद्ध कहा जाता है, जो कि 1658 ईस्वी में हुआ था, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में। औरंगजेब 49 वर्ष तक शासन करता है, 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु होने के बाद, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद, जो बाद में जो शासक होते हैं मुगल साम्राज्य के, वो कमज़ोर शासक साबित होते हैं और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है। अब बात करते हैं राजस्थान के एक महत्वपूर्ण शासक हम्मीरदेव चौहान के बारे में। हम्मीरदेव चौहान जो शासक थे वो थे रणथंभौर के चौहान वंश के राजा। इनके पिता का नाम जयद्रथ सिंह। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1282 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के राजा बनने के बाद उनका ध्यान चौहानों की ओर गया, रणथंभौर के चौहानों की ओर गया। और इसके साम्राज्य को रोकने के लिए, रणथंभौर के चौहानों के साम्राज्य को रोकने के लिए उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के राजा बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को एक बहाना मिल गया रणथंभौर पर हमला करने के लिए, क्योंकि जो इनका एक बागी था मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन खिलजी का, उसने शरण ले ली रणथंभौर जाकर, और उसे सौंपने से हम्मीरदेव चौहान ने मना कर दिया। उसके बाद 1299 ईस्वी में ये आक्रमण करते हैं रणथंभौर पर खिलजी, और उसका घेरा कर लेते हैं रणथंभौर के दुर्ग का। लेकिन धीरे धीरे जब आक्रमण होता है, जब उसके बाद खाद्य सामग्री का अभाव हो जाता है किले के अंदर, तो उसके बाद जो रणथंभौर के शासक हैं हम्मीरदेव चौहान, उनकी पत्नी रंगदेवी और पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जो सारी स्त्रियां थी दुर्ग की, वो जल जौहर करती हैं। जल जौहर करने के बाद हम्मीरदेव चौहान अपनी सेना को लेकर खिलजी राजा अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हैं, और
इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर कब्जा हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। उससे पहले हम बात करते हैं एक दो विश्वास पत्र इनके सेनापति थे हमीरदेव चौहान के, रणमल और रतिपल। वो दोनों विश्वासघात करके इनके साथ धोखा करते हैं हमीरदेव चौहान के साथ, और अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर वो उनकी सेना में शामिल हो जाते हैं। तो जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर कब्जा होता है अलाउद्दीन खिलजी का, और चौहानों का वंश यहीं समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र के शासक शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी। शिवाजी को जो उपाधि दी जाती है वो छत्रपति की दी जाती है। छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था 1640 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में। इनकी माता का नाम जीजाबाई, और इनके जो गुरु थे वो थे कौंडदेव। इनका जो राज्याभिषेक होता है वो होता है 1674 ईस्वी में, और 1680 में इनकी मृत्यु होती है। उससे पहले इनका जो संघर्ष होता है वो औरंगजेब के साथ होता है, क्योंकि औरंगजेब 1658 ईस्वी में भारत के बादशाह बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। तो इनके बीच में एक संघर्ष होता है, और उस संघर्ष में ये अपने एक राजपूत शासक हैं सवाई जयसिंह, जो कि उस समय जयपुर या आमेर के शासक थे, उनको औरंगजेब संधि करने के लिए भेजते हैं शिवाजी के पास। और उन दोनों के बीच में एक संधि होती है पुरंदर की संधि, जिसके तहत शिवाजी अपने 23 किले सवाई जयसिंह को सौंप देते हैं और 12 किले अपने पास रख लेते हैं। टोटल जो किले होते हैं उनके पास वो होते हैं 35 किले। उसके अलावा जो इनके जो पुत्र थे संभाजी, शिवाजी के जो पुत्र थे, उनको एक मनसबदार की उपाधि दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। ये सब पुरंदर की संधि में तय होता है, लेकिन पुरंदर की संधि का अपमान होता है और जिसकी वजह से ये संधि टूट जाती है। बाद में इसको बंदी भी बना लिया जाता है शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा, लेकिन ये दुर्ग में से जासूसों के द्वारा या फिर गुप्तचरों के द्वारा वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं, और 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है, और 6 वर्ष बाद 1680 में इस महान शासक का निधन हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और पतन। तो 1757 ईस्वी में, 1757 से पहले 1756 ईस्वी में जो बंगाल है उसका शासक बनता है नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों का अधीन काम करता था, लेकिन अंग्रेज़ों और उनके बीच में एक युद्ध होता है जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और नवाब सिराजुद्दौला युद्ध के दौरान मारा जाता है और पूरे बंगाल पर अधिकार हो जाता है अंग्रेज़ों का। यहीं से अंग्रेज़ी साम्राज्य की शुरुआत होती है। उससे पहले अंग्रेज इंग्लैंड में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना हो चुकी थी 1600 ईस्वी में, और उनको व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी भारत के लिए। 1757 में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के बाद पूरी तरीके से बंगाल पर अधिकार हो जाता है अंग्रेज़ों का, और अधिकार करने के बाद वो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देते हैं। लेकिन 1760 में जब मीर जाफ़र उनकी धनापूर्ति की पूर्ति नहीं कर पाता, तो वो मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में, जिसमें मीर कासिम मारा जाता है और फिर दोबारा से बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेज़ों का संघर्ष होता है। सबसे पहले होता है मराठों से, उसके बाद मैसूर के शासकों से हैदर अली और टीपू सुल्तान, और उसके बाद जो संघर्ष होता है उनका वो होता है सिखों से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मराठों से संघर्ष। मराठों की जो शक्ति थी वो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन उस साम्राज्य का जो मराठा साम्राज्य का जो पतन होने लगा था वो होने लगा था पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था एक आक्रमणकारी थे, ईरानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत नामक स्थान पर। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं जो मैंने अब पिछले लेसनों में बता दी। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, पानीपत का दूसरा युद्ध अफगान सेनापति हेमू और अकबर के बीच में, और अब पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो मराठों के साथ जो संघर्ष हुआ है तो इनके बीच में 3 युद्ध होते हैं मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में। जो पहला युद्ध होता है वो होता है 1782 से लेकर 1785 तक। इस युद्ध में इनकी हार होती है मराठों की। उसके बाद दूसरा जो युद्ध होता है अंग्रेज मराठा जो युद्ध होता है दूसरा, वो होता है 1802 से लेकर 1805 ईस्वी तक। इस युद्ध में सारे मराठा जो मराठे राज्य बटे हुए थे, जैसे सिंधिया अलग बटे हुए थे ग्वालियर के, भोसले अलग बटे हुए थे, होलकर अलग बटे हुए थे, तो सारे जो मराठा राज्य या राजा हैं वो अलग अलग युद्ध करते हैं, जिसके कारण इनकी हार होती है। तीसरा जो इनका निर्णायक जो युद्ध होता है वो होता है 1817 ईस्वी में, और उस युद्ध में भी इनकी हार होती है। उसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेज मैसूर संघर्ष की।
उसके बाद बात करते हैं हम अंग्रेज मैसूर संघर्ष की। तो 1761 में मैसूर का जो शासक बना है वो बना था हैदर अली। हैदर अली का संघर्ष होता है अंग्रेजों के साथ 1769 ईस्वी में। जो इनके बीच में जो पहला युद्ध होता है उस युद्ध में हैदर अली की विजय होती है और अंग्रेजों की हार होती है, जिसके बाद अंग्रेजों को मजबूरवश एक संधि करनी पड़ती है जिसमें दोनों एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा देते हैं। उसके बाद दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है इनका 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। लेकिन जब युद्ध चल रहा होता है दूसरा युद्ध, तो उसी दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में, और हैदर अली का जो पुत्र है टीपू सुल्तान वो राजा बनता है मैसूर का। और उसमें मैसूर के जो राजा हैं टीपू सुल्तान, उनकी हार होती है और 1784 में फिर इनके बीच में संधि हो जाती है। उसके बाद 1792 में तीसरा युद्ध होता है इनके बीच में, अंग्रेजों और मैसूर के बीच में। इस युद्ध में भी टीपू सुल्तान की हार होती है। चौथा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1799 ईस्वी में। इस युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा जाता है और मैसूर पर जो अधिकार हो जाता है वो हो जाता है अंग्रेजों का अधिकार। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के जो 1857 की क्रांति है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, उसके बारे में। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, इस पर एक पुस्तक लिखी है द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये लिखी है विनायक दामोदर सावरकर ने, या कह सकते हैं भारत का स्वातंत्र्य समर। इसका जो कारण था वो सबसे पहले जो कारण था वो था तात्कालिक कारण कि भाई जो बंदूकें होती हैं उसके जो कारतूस होते हैं उनमें चर्बी लगी होती थी गाय और सुअर के मांस की। तो उसकी वजह से सैनिकों ने उनको मूल से लगाने से मना कर दिया, उनको चलाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और एक सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। ये 29 मार्च 1857 की घटना है। उसके बाद 10 मई 1857 से पूरे देश में एक साथ क्रांति शुरू हो गई, और इस क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो मेरठ से हुई है। इस क्रांति की शुरुआत के होने के बाद ये क्रांति धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। जैसे झांसी में इस क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया, अवध में इस क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, बरेली के जो शासक थे कुंवर सिंह, उन्होंने किया। लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस क्रांति का नेतृत्व नाना पेशवा साहब ने किया। तो धीरे धीरे ये क्रांति पूरे देश में फैल गई, और धीरे धीरे जो भारतीय शासक थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने इसका संघर्ष किया इस अंग्रेज़ों के साथ। लेकिन बाद में इस क्रांति के दौरान हार होने लगी और सारी जगह अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1857 से लेकर 1947 तक की जो राजनीतिक संगठन हैं उनके बारे में। तो 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद ही भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन समाप्त कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और अंग्रेज़ों का जो यहाँ का जो सारा शासन था भारत का, वो सीधा इंग्लैंड की सरकार के हाथ में आ गया, या कह सकते हैं वहाँ की महारानी के हाथ में आ गया। और 1858 से यहाँ पर दूसरी सत्ता स्थापित हुई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सीधा भारत किसके नियंत्रण में आ गया? अंग्रेजी महारानी विक्टोरिया के हाथों में। तो धीरे धीरे भारत में संगठन स्थापित होने लगे। जैसे सबसे पहले जो संगठन स्थापित हुआ था वो इंडियन लीग स्थापित हुआ था 1875 में। उसके बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इसमें करीब 800 सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 28 दिसंबर 1885 को। इस संगठन की जो स्थापना की थी वो एक अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर्ड एलन ऑक्टिवियन होम ने। इस संस्था की स्थापना के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस संस्था के दो युग माने जाते हैं। एक माना जाता है 1885 से लेकर 1905 तक का युग, जिसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा जाता है, और दूसरा युग माना जाता है गर्मवादी नेताओं का युग, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके उल्लेख में वो लाल बाल पाल के नाम से, यानी विपिन चंद्र पाल, श्रीमती एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये क्रम दल के नेता माने जाते थे। उसके बाद 1919 में एक कानून बनाया गया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये कानून एक तरीके से कालो कानून की संज्ञा दी गई इस कानून को। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती थी। ये जो कानून बनाया गया था वो क्रांतिकारियों के लिए बनाया गया। रॉलेट एक्ट का पूरे भारत में विरोध किया गया, और उसके बाद एक घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी ये जो कानून बना है वो मार्च 1919 में बना, और जो घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड की हुई है वो 13 अप्रैल 1919 को हुई। इस घटना में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बात करते हैं हम असहयोग आंदोलन की। गांधी जी के द्वारा दिसंबर 1920 में एक आंदोलन चलाया गया जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
इस आंदोलन के तहत स्वदेशी अपनाना था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। तो असहयोग आंदोलन में मुसलमानों की सहायता लेने के लिए गांधी जी ने एक और आंदोलन का समर्थन किया। उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। मुसलमान अंग्रेजी सरकार से नाराज चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने खिलाफत आंदोलन चला रखा था अंग्रेज सरकार के खिलाफ। तो ये दोनों आंदोलन एक साथ मिल गए, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, और ये असहयोग आंदोलन के नाम से चलते रहे। जब ये आंदोलन सफल हो रहा था तभी 1922 में 5 फरवरी 1922 को चोरी नामक एक जगह है गोरखपुर में, वहाँ पर एक घटना होती है। वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है, जिसमें 21 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। उस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी अपने इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम साइमन कमीशन की। 1928 में भारत में डोमिनियन स्टेट की गठन करने के लिए इंग्लैंड से एक आयोग आता है, कमीशन आता है सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, जो कि 7 सदस्यीय आयोग था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया और इस विरोध के दौरान बम्बई में विरोध के दौरान लाला लाजपत राय भी विरोध करते हैं, जिनकी पुलिस वालों के द्वारा एक लाठी उनके सर पे लगती है और जिसके कारण उनकी निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन के बाद बात करते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी का जो दूसरा आंदोलन था, जिसकी शुरुआत मार्च 1930 में दांडी यात्रा के द्वारा हुई। यह आंदोलन भी उस असहयोग आंदोलन की तरह ही था, यानी स्वदेशी अपनाना था, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना था, नमक कानून को तोड़ना था। जब यह आंदोलन सफल हो रहा था तो गांधी जी और अंग्रेज सरकार के बीच में एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इस समझौते के तहत गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं नवंबर 1931 में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन ये समझौता असफल होता है। उसके बाद गांधी जी दोबारा इस आंदोलन को चलाते हैं और 1934 तक ये आंदोलन चलता है। उसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह की। यह आंदोलन चलाया गया था 1940 में, अक्टूबर 1940 में। विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे। उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो 8 अगस्त 1942 को होती है। इसके तहत गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और इस आंदोलन की शुरुआत होनी थी 9 अगस्त 1942 को, लेकिन 8 अगस्त 1942 की रात्रि को ही अंग्रेज़ों ने सारे कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और इस आंदोलन का नेतृत्व बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया कुछ दिन तक। और बाद में ये एकमात्र आंदोलन गांधी जी का एक ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने हिंसा पर बल दिया था। नहीं तो गांधी जी के जो सारे आंदोलन थे वो सब अहिंसा पर आधारित, एकमात्र भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा था जिसमें हिंसा हुई थी। तो इस प्रकार ये 1857 से 1947 तक के बीच की सारी घटनाएं। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के जनजातीय आंदोलन की। तो राजस्थान के 2 जनजातीय आंदोलन है। पहला आंदोलन है भगत आंदोलन और दूसरा आंदोलन है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन जो चलाया गया था वो चलाया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1917 में, और जो भगत आंदोलन है वो चलाया गया था गोविंद गुरु के द्वारा। डूंगरपुर में एक धाम है मानगढ़ धाम, वहाँ की डूंगरपुर में जो मानगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक धाम स्थित है मानगढ़ धाम। वहाँ पर एक सभा इकट्ठी की गई थी गोविंद गुरु के द्वारा, जहाँ पर पुलिसकर्मियों ने आकर, अंग्रेज पुलिसकर्मियों ने आकर गोली चला दी और 1000 से ऊपर लोग मारे गए। गांधी जी ने इसे दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया था। ये घटना 1913 की है। उसके अलावा गोविंद गुरु ने एक सभा की गठन किया था जिसे संपर्क सभा के नाम से जाना जाता है, और एक पंथ की स्थापना की थी जिसे भगत पंथ के नाम से जाना जाता है। लेसन नंबर 4 विश्व के इतिहास की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक लेते हैं हम वो लेते हैं जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है वो एकीकरण हुआ है प्रेसर राज के नेतृत्व में, और प्रेसर राज के उस समय प्रधानमंत्री थे बिस्मार्क। तो जर्मनी का जो एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो जाता है बिस्मार्क को। तो जर्मनी के एकीकरण के आपके 3 चरण हैं। तो सबसे पहला जो चरण है वो है ऑस्ट्रिया प्रेसा और डेनमार्क का युद्ध, जिसके बाद संधि होती है गैस्टाइन संधि। तो सबसे पहले 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रेसा के बीच एक समझौता होता है, और वो समझौता 2 राज्यों को लेकर होता है, स्लेस्विग और होल्स्टाइन को लेकर। और वो समझौता इस प्रकार होता है कि अगर डेनमार्क से युद्ध हुआ तो ऑस्ट्रिया प्रेसा की मदद करेगा, उसके बदले में उनको एक एक राज्य दोनों को मिल जाएगा। तो 1864 में दोनों के बीच में युद्ध होता है, डेनमार्क और प्रेसा के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रिया मदद करता है, और इस युद्ध में प्रेसा और ऑस्ट्रिया की विजय होती है और डेनमार्क की हार होती है। जिसके बाद एक संधि होती है गैस्टाइन संधि, जिसमें स्लेस्विग तो मिल जाता है प्रेसा को, स्लेस्विग जो राज्य है वो मिल जाता है प्रेसा को, और होल्स्टाइन जो राज्य है वो मिल जाता है ऑस्ट्रिया को। इस एकीकरण के दूसरे चरण की बात करते हैं। उसमें जो चरण है वो है ऑस्ट्रिया और प्रेसा का युद्ध होता है,
और संधि होती है दोनों के बीच में। तो ऑस्ट्रिया और प्रेसा के युद्ध में प्रेसा अपनी तरफ सार्डिनिया पीडमोंट को कर लेता है। सार्डिनिया एक इटली का एक महत्वपूर्ण राज्य था, सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया दोनों एक संधि करते हैं आपस में 1866 ईस्वी में, और वो संधि इस प्रकार होती है कि दोनों के बीच में युद्ध होगा, ऑस्ट्रिया के बीच में और प्रेसा के बीच में, जिसमें मदद करनी होगी किसको? सार्डिनिया को। यानी सार्डिनिया अपनी सेना भेजेगा प्रेसा की तरफ से लड़ने के लिए ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो 1866 में सैडोवो कोनिग्राज का युद्ध होता है, जिसके बाद ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया की संयुक्त सेना मिलकर पराजित कर देती है ऑस्ट्रिया को, और जो हॉल्स्टाइन जो राज्य था जिसे डेनमार्क से जीता था प्रेसा ने, वो राज्य वापस मिल जाता है प्रेसा को, और सार्डिनिया को भी उसके बदले में एक राज्य और मिल जाता है। और इसके बाद जो संधि होती है वो कहलाती है प्राग की संधि। तीसरा जो चरण है वो होता है फ्रांस और प्रेसा के बीच में युद्ध होता है, और जर्मनी का एकीकरण का अंतिम चरण है ये। तो 1870 में फ्रांस और प्रेसा के मध्य एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में फ्रांस की जो शासक है नेपोलियन तृतीय, उनकी हार होती है और प्रेसा की जीत होती है, और प्रेसा को उसके जो राज्य थे वो मिल जाते हैं, और इस प्रकार प्रेसा का एकीकरण होता है, यानी अर्थात जर्मनी का एकीकरण होता है। और ये एकीकरण होता है बिस्मार्क के नेतृत्व में, और एकीकरण के बाद जो वहाँ के सम्राट थे प्रेसा के सम्राट, वही जर्मनी के सम्राट बन जाते हैं विलियम प्रथम। उनका राज्याभिषेक होता है जनवरी 1871 में। इसके बाद हम बात करते हैं इटली के एकीकरण की। इटली का जो एकीकरण हुआ है वो हुआ है सार्डिनिया राज्य के नेतृत्व में। जिस प्रकार जर्मनी का एकीकरण प्रेसा राज्य के नेतृत्व में हुआ था, उसी प्रकार इटली का एकीकरण सार्डिनिया राज्य के नेतृत्व में हुआ है। तो इस एकीकरण का जो पहला चरण है वो है नेपोलियन का सहयोग और लोम्बार्डी की प्राप्ति। तो सबसे पहले चरण में 1859 में फ्रांस और सार्डिनिया के बीच में एक समझौता होता है कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा जाएगा। उसमें फ्रांस किसकी मदद करेगा? सार्डिनिया की। लेकिन गुप्त रूप से फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में एक संधि हो जाती है, और फिर तीनों मिलाकर मजबूरीवश सार्डिनिया को भी उनके साथ संधि करनी पड़ती है, और उसके तहत जो लोम्बार्डी जो प्रदेश है वो मिल जाता है इटली राज्य को, अर्थात सार्डिनिया को। दूसरा जो चरण है उसमें मध्य इटली का विलय होता है। मध्य इटली में छोटे छोटे राज्य थे, जैसे परमा था, मेडोना था, टस्कनी था। इन राज्य में इटली के लोग रहते थे, यानी सार्डिनिया के जो लोग रहते थे वो इटली में मिलने के पक्ष में थे। इसलिए इनमें 1860 ईस्वी में जनमत संग्रह करवाया जाता है, और ये लोग इटली के पक्ष में जनमत संग्रह करते हैं, जिसके बाद इनका विलय सार्डिनिया में हो जाता है। दूसरा चरण इस प्रकार कंप्लीट होता है। तीसरा जो चरण है उसमें नेपल्स और सिसिली का विलय होता है। एक शासक थे ज्यूसेपी गैरिबाल्डी, जिन्होंने एक लाल कुर्ती दल बनाया था। वो 1860 में नेपल्स पर हमला करता है, वो सिसिली पर हमला करते हैं और सिसिली पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और बाद में वो नेपल्स की ओर जब विजय करने की ओर चलते हैं तो सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल से उनकी मुलाकात होती है, और वो अपनी सारी सेना को और अपने जीते हुए राज्य को विक्टर इमैनुअल को समर्पित कर देते हैं, अर्थात उन्हें अपना शासक मान लेता है। तो इस प्रकार नेपल्स और सिसिली का विलय भी सार्डिनिया में हो जाता है। जो चौथा चरण है वह वेनेशिया का विलय और रोम का विलय। तो हमने जैसे जर्मनी के एकीकरण में जो चरण पढ़ा था, तो प्रेसा और फ्रांस के बीच में, वो प्रेसा और ऑस्ट्रिया के बीच में जब युद्ध हुआ था तो सार्डिनिया ने उनकी मदद की थी। तो जिसके बदले में प्रेसा सार्डिनिया को वेनेशिया प्रदेश देने के लिए सहमत हो जाता है कि अगर ऑस्ट्रिया को हरा दिया जाएगा और सार्डिनिया मदद देगा तो उसे कौन सा प्रदेश मिल जाएगा? वेनेशिया। तो चौथे चरण में 1866 में जो सैडोवो कोनिग्राज का युद्ध हुआ है, उसके बाद प्रेसा और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है, और सार्डिनिया उसकी मदद करता है प्रेसा की, तो जिसके बदले में उसे वेनेशिया प्रदेश मिल जाता है। तो 4 चरण इस प्रकार कंप्लीट होते हैं, और अब जो उसकी राजधानी है रोम, इटली की जो राजधानी है, उसका विलय करवाया जाता है 1870 में, क्योंकि रोम की जो जनता थी वो इटली में मिलने की इच्छुक थी। तो इस प्रकार 1870 और 1871 में इसका विलय कंप्लीट होता है। विलय या एकीकरण कंप्लीट होता है, और जो सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल वो ही इटली के सम्राट बनते हैं।